हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। और कई मुद्दों के साथ, पढ़ाई के साथ साथ हम लोग बात करते रहते हैं। जो भी ज्वलंत मुद्दा होता है जिस पर हमको लगता है कि चर्चा हम लोगों के बीच होनी चाहिए, आपस में हम लोग बात कर सकें, जिसको समझ सकें, ऐसे विभिन्न मुद्दों पर हम लोगों के लिए बात होती रहती है। तो आज जो हमारे सामने एक बात आई है वो एक लेख है। इसका लेखक कौन है तो पता नहीं, लेकिन जो भी लिखा है इन्होंने बहुत ही सोच समझ के लिखा है। और हमारे जो अभी का देश की स्थिति है उससे, हमारे देश की राजनीति है उससे बहुत ही प्रासंगिक है ये, और इसको समझने की आवश्यकता है। तो चलते हैं हम लोग इस लेख पर। तो लेख पर जाने के पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि इस लेख का निष्कर्ष क्या है ये हम जान सकें। और जब ये जान पाएंगे तो हम समझ पाएंगे कि हम चर्चा किस चीज़ की कर रहे थे, और तब आप डिसाइड करेंगे कि वीडियो अच्छा है कि ख़राब है। तो विचार, ये पर्सनली हमारा विचार नहीं है, लेकिन ये जनमानस का विचार है। आप इसको, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो ज़रूर इसको अपना विचार समझते हैं। तो हम चलते हैं इस लेख पर। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, एक बात हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री, एक्टर एक्ट्रेस जो हैं, ऐसा करते क्या हैं कि इनको एक फिल्म के लिए 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपये मिलते हैं। भाई, इनका काम क्या है कि इनको 100 करोड़ रुपया मिलता है? एक फिल्म बनाने के लिए 2 घंटे की फिल्म बनाना है और इतना रुपया इनको कैसे, क्या काम करने के लिए मिलता है? सुशांत सिंह की, जो अभी एसके कहते थे, तो इसकी जो मृत्यु हुई है उसके बाद इस बात की चर्चा जोरों पर चली। कई मुद्दे उससे बाहर निकल के सामने आए और लोग चर्चा करने लगे हीरो के बारे में कि हीरो कैसे बना जाता है, संघर्ष क्या क्या होता है, क्या उसका परिणाम होता है। इन सब मुद्दों पर लोग विचार करने लगे थे कि जब वह सुशांत सिंह इंजीनियर का टॉपर था, लोग, अभी हम लोग देखते हैं कि भाई पूछता है कोई, बेटे को क्या बनाना चाहते हो, कोई कहता है डॉक्टर, कोई कहता है इंजीनियर। तो मतलब इंजीनियर जो है इतने टॉप मोस्ट लेवल है किसी के लगने के लिए, किसी का प्रोफेशनल व्यक्तित्व को बताने के लिए। तो सुशांत सिंह तो इंजीनियर था ही, तो फिर वो फिल्म इंडस्ट्री में क्यों गया? स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ आकर्षण जरूर रहा होगा। तो जब वह इंजीनियर का, वो भी नॉर्मल नहीं, टॉपर था, तो फिर उसने फिल्म का क्षेत्र क्यों चुना? जिस देश में शीर्षस्थ वैज्ञानिक, जो टॉप मोस्ट जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्राध्यापक, प्रोफेसर्स हैं, अधिकारियां हैं, आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर इत्यादि को प्रति वर्ष सैलरी जो मिलती है, आपको लगता होगा कि इतना बड़ा पोस्ट है, बहुत मिलता होगा पैसा, लेकिन सालाना जो है वो 10 लाख से 20 लाख रुपये का सैलरी मिलता है इतने बड़े बड़े पोस्ट धारकों को, जो ग्रेड ए के ऑफिसर्स ग्रेड के लोग होते हैं। ABCD जो ग्रेड है, जो ग्रुप डी बोलते हैं, ग्रुप सी बोलते हैं, ग्रुप बी बोलते हैं, ग्रुप ए, तो ए ग्रेड के जो अफसर होते हैं, सारे प्रोफेसर्स हैं या कोई इंजीनियर, डॉक्टर्स या फिर कोई साइंटिस्ट है, इन सब की सैलरी 10-20 लाख से ज़्यादा नहीं है। सालाना की बात कर रहे हैं, ये पैकेज मंथली नहीं है, ये ईयरली है। इसी को मंथ में आप बांट लीजिए तो सोचिए कितना मिलता है। और जिस देश के राष्ट्रपति, जो पूरे देश के प्रथम नागरिक कहे जाते हैं, उनकी कमाई जो है प्रति वर्ष 1 करोड़ से भी कम है। उस देश में एक फिल्म अभिनेता को प्रति वर्ष 10 करोड़ से 100 करोड़ रुपये तक मिलता है। वो इतना कमा लेता है जो राष्ट्रपति से कई गुना ज़्यादा है। राष्ट्रपति को 1 करोड़ मिलता है, अगर मैक्सिमम कहें तो हीरो को 10 करोड़ से शुरू समझिए होता है, उसके बोली लगता है 50-100 करोड़ तक होता है। वो भी टाइम मिल गया तो, टाइम नहीं मिला तो और रेट भागेगा। तो अब बात यह है कि आखिर ऐसा करता क्या है वह? देश के विकास में इनके द्वारा जो पैसे कमाए जाते हैं उसका क्या योगदान है, उनके कामों का क्या योगदान है, जो वो काम करते हैं क्या देश के लिए वो काम है, उसका क्या योगदान है उसके विकास में, इस पर चर्चा है ये। आखिर वह ऐसा क्या करता है कि वह मात्र 1 वर्ष में इतना कमा लेता है जितना देश के शीर्षस्थ वैज्ञानिक को शायद 100 वर्ष लग जाए कमाने में। 1 साल की कमाई इधर 100 साल की कमाई, यानी पूरी उम्र भर की कमाई
उसका साल भर की कमाई। ऐसा क्या? आज 3 क्षेत्रों ने देश की नई पीढ़ी को मोह रखा है। लोग खींचे चले आते हैं। ऐसा 3 क्षेत्र भी हमारे यहाँ चल रहा है जो बहुत ही प्रोग्रेसिव दिख रहा है, बहुत ही डेवलप कर रहा है, अट्रैक्टिव है ये क्षेत्र। इस क्षेत्र में लोग आने के लिए तरसते हैं। तो वो क्षेत्र है सिनेमा, क्रिकेट और राजनीति। इस तीनों क्षेत्र में ऐसी महत्वाकांक्षा इसका बढ़ा है कि इस क्षेत्र में आने के लिए लोग सपने देखते हैं और जो चले आते हैं उनकी तो वाह वाह। अब भीतर क्या होता है ये बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन कमाई तो होती है। अब तीनों क्षेत्र जो है संबंधित लोगों की कमाई और प्रतिष्ठा सभी सीमाओं के पार है। उसकी कोई सीमा नहीं है कि कमाई कितना होगा, उसका कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं है और ना प्रतिष्ठा की कोई सैलरी है। इंटरनेशनल वो चेहरा बन जाता है। यही तीनों क्षेत्र जो है आधुनिक युवाओं के आदर्श है। आजकल के जो युवा हैं, युवा युवती जो भी हों, मॉडर्न एज के जो हमारे जैसे उम्र के लोग हैं, जो जिस पर जो है देश के विकास के लिए एक जिम्मेदारी सौंपने की बारी आती है, उनके आदर्श क्या है? तो ये तीनों क्षेत्र, इस तीनों क्षेत्र में शामिल अभी जो मौजूद जो चेहरे होते हैं वो इनके आदर्श होते हैं। जबकि वर्तमान में इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। मतलब इस क्षेत्र पर लोगों का विश्वास है, मतलब इस आदर्श है, लेकिन इसके लिए विश्वास का कोई इसमें सीमा नहीं है। इस पर कोई विश्वास नहीं करता है, विश्वास करने लायक इसका काम नहीं होता है। चाहे वो क्रिकेटर हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या फिर सिनेमा का लोग हो, इस सब रियल लाइफ अलग जीते हैं और रियल लाइफ अलग जीते हैं। रियल लाइफ जो वास्तविक ज़िंदगी वो जीते हैं हम लोगों की तरह, वो अलग होता है, वो पर्दे के पीछे होता है, उनसे बहुत कम लोग वाकिफ़ होता है। लेकिन जो दिखता है कैमरे के सामने, टीवी स्क्रीन पर, वो रियल लाइफ नहीं, वो रियल लाइफ है। वो रिकॉर्डेड होता है, वो दूसरों को दिखाने के लिए होता है, उसी के लिए पैसे लेते हैं, वो अलग होता है। इनके बातों में इतनी मिलावट होती है कि इनके बात पर विश्वास करना संभव नहीं है। सभी लोग विश्वास नहीं करते, मूर्ख ही आंख मूंद करके विश्वास कर लेते हैं। होशियार आदमी इसके बातों पर विश्वास नहीं करते। बोल क्या रहे, करेंगे क्या, ये पता ही नहीं चलता है। बहुत उसके पीछे साइंस छिपा रहता है, कुछ भी बोलते हैं। तो स्मरणीय है कि विश्वसनीयता के अभाव में चीज़ें प्रासंगिक नहीं रहती। अगर किसी का विश्वास खो जाए तो वो चीज़ें प्रासंगिक नहीं रहती, मतलब उसका महत्व घट जाता, ऐसा माना जाता है। और जब चीज़ें महंगी हो, अविश्वसनीय हो, अप्रासंगिक हो, तो वह देश और समाज के लिए व्यर्थ ही है। अगर वो विश्वास करने के लायक नहीं हो, बहुत महंगा हो, विश्वास करने और क्या उसका कोई उपयोग नहीं हो, प्रासंगिक नहीं हो, तो वो किस काम का, हमारे देश के लिए किस लिए वो, उसका क्या उपयोगिता ही नहीं है, तो किस लिए वो मौजूद है? मतलब वो बेकार है, व्यर्थ है। कई बार तो वो आत्मघाती भी होता है। जो उस व्यक्तित्व को जीता है उसको सुसाइड तक करना पड़ जाता है। यही कहना है, आत्मघाती होने का मतलब ये है। सोचिए कि यदि सुशांत सिंह या कोई अन्य युवक या युवती आज इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होता है या होते हैं, तो क्या वह बिल्कुल अस्वाभाविक है, अननेचुरल है? तो ऐसा नहीं है, मेरे विचार से तो नहीं, स्वाभाविक नहीं है ये। स्वाभाविक है ये, जिस चीज़ का जो है हमारे सामने बार बार मसालेदार और उसके वैल्यू को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाएगा, हमको ख्वाब दिखाया जाएगा, तो स्वाभाविक है कि हमारे मन में ये आशा जगेगी कि उस तरफ जाएं। चाहे छोटे बच्चे हो, परी की कहानी सुनाते हैं तो वो परियों से मिलने का ख्वाब देखता है, चाहे हकीकत वो हो ना हो। उसी तरह से हमारे सामने जब क्रिकेट हो, राजनीति हो, सिनेमा हो, इसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाएगा, इसके लाइफ स्टाइल को ग्लैमरस करके दिखाया जाएगा, तो स्वाभाविक है कि आज के युवा युवती उस तरफ खींचे चले आएंगे, आंख मूंद करके दौड़ भागेंगे, चाहे उसका परिणाम जो भी हो। तो ये जो है कोई भी सामान्य व्यक्ति होता है, वो धन, लोकप्रियता और चकाचौंध से प्रभावित हो जाता है, उससे बच नहीं पाता है। बिरले ही लोग बच पाते हैं उससे, मैक्सिमम लोग तो उसमें फंस जाते हैं, इस जाल में, इस माया जाल में फंस ही जाते हैं। अब बॉलीवुड में
क्या है? ड्रग्स या वेश्यावृत्ति छाया हुआ है। बाहर से ग्लैमरस लाइफ जीने वाले लोग वेश्यावृत्ति में संलिप्त पाए गए हैं। आप उनका कॉस्ट पे करिए, सबका अपना अपना पेमेंट करने का सिस्टम है, सबका अपना वैल्यू है, मार्केट वैल्यू। आप पे करिए, आपके घर हाजिर। कई बार तो हमने सुना है, देखा है कि लोग अपने प्राइवेट पार्टी में एक्ट्रेस को या एक्टर को बुलाते हैं और उनका उपयोग करते, मनोरंजन करते हैं। भले उनका वो पैसा है, लेकिन वो पैसा हमारे लिए, पब्लिक लाइफ के लिए सही नहीं माना गया है। वेश्यावृत्ति से जोड़ा जाता है इसको। और नशा करना, नशे के मद में बेहोश हो जाना, ये भी हमारे सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। ये भी चोरी छिपे ही किया जाता है। तो ड्रग्स और वेश्यावृत्ति दोनों से संलिप्त है हमारा बॉलीवुड। ये अभी पता चला, पता तो पहले ही लोगों को चल चुका था, इस बार बहुत ही खुलकर इस पर चर्चा हुई। क्रिकेट में क्या हो रहा है? मैच फिक्सिंग। अरे क्रिकेटर जिसको हम भगवान मानते हैं वो ओरिजिनल में खेलता ही नहीं, उसके पीछे खिलाड़ी कोई और होते हैं जो जैसा चाहता है वैसा खिलाता है, जब चाहे छक्का लगवा दे, जब चाहे विकेट आउट करवा दे। मतलब कौन जीतेगा कौन हारेगा इसकी भी फिक्सिंग पहले से हो जाती है, उसका रेट तय हो जाता है, उसको वो रेट मिल जाता है उसके काम करने पर। मतलब ये उस तरह से हो गए जो हमारे पंजाब हरियाणा में खिलाते हैं, उंगली पर नचाने वाले वो जो खिलौना होता है उस तरह का, कठपुतली टाइप का। तो अब ये इस पर कैसे कोई विश्वास करेगा? इसको कैसे कोई आइडियल मानेगा? आइडियल मानेगा तो वो धोखा में ही रहेगा। उसी तरह राजनीति है। राजनीति में क्या है? गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार। आप जितने बड़े गुंडे उतने बड़े नेता। ईमानदार आदमी का तो कहीं ठिकाना ही नहीं है। इन तीनों क्षेत्र में वो टिक नहीं सकता, वो बच नहीं सकता, वो उसमें शामिल ही नहीं हो सकता। फर्स्ट तो बात यही है कि उसके लिए गेट बंद है, उसको कोई टिकट ही नहीं देगा। अच्छे आदमी हैं, आपका क्या प्रभाव है? कुछ नहीं। आप चोर बदमाश हैं, गुंडे हैं, तो आपका प्रभाव है कि आप जिस क्षेत्र से खड़ा होंगे उस क्षेत्र के लोग आपसे डरेंगे, डर करके आपको वोट डालेंगे। और नहीं वोट आपको डालेंगे तो वोट डालने ही नहीं जाएंगे। नहीं डाल करके भी वो आप ही को लाभ करा रहे हैं, आप ही को जिता रहे हैं। मतलब ये है कि आपका डर उस क्षेत्र में होना चाहिए। और डर कैसे होगा? तो डर होगा आप गलत करेंगे तो। आप भ्रष्टाचार से पैसे लूटते हैं और फिर लुटाते हैं चुनाव में। तो ये भी राजनीति भी गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार से परिपूरित है। इन सब के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो वो है धन। धन ही इन तीनों क्षेत्र को बर्बाद किया है। और यह धन उन तक पहुंचता कैसे है? तो उन तक पहुंचाने वाले हम ही साधारण आम लोग हैं। हम ही उस तक धन पहुंचाते हैं। हम ही अपना धन फूंक कर अपनी हानि कर रहे हैं। और मूर्खता की ये पराकाष्ठा है। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम्पल देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए कि 70-80 वर्ष पहले आप पुराने लोगों से मिलेंगे तो वो बताएगा। 70-80 साल का मतलब 15-20 साल से होश आता है व्यक्ति को, तो 90 साल 100 साल के व्यक्ति जो हैं वो बताएंगे तो बहुत कम ही टिके हैं ऐसे लोग। लेकिन वही कहा जा रहा है कि 70-80 साल पहले जो प्रसिद्ध अभिनेता थे उनको सामान्य वेतन मिलता था। जिस तरह से कर्मचारी को सैलरी मिलती थी डे के हिसाब से, उसी तरह से हीरो हीरोइन को भी पर डे के हिसाब से, फिल्म के सेट के हिसाब से कॉस्ट दिया जाता था, उसको लेबर उस चार्ज उसको दिया जाता था। मतलब सामान्य सैलरी थी नौकरी की तरह। और 30-40 वर्ष पहले क्रिकेटरों की कमाई भी सामान्य थी, कोई खास नहीं थी। जो नॉर्मल चार्ज, उसका आना जाने का खर्चा वगैरह दे दिया गया, थोड़ा बढ़ा करके उसको दिया गया, पुरस्कार दिया गया, मेडल मिला, मेडल के लिए लोग खेलते थे। मतलब पैसे की व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी, राष्ट्र के सम्मान की बात थी, मेडल मिलेगा हमको। तो ये 30-40 वर्ष पहले तक की स्थिति थी। क्रिकेटर का भी कोई भाव ज़्यादा नहीं था, इसलिए नहीं था क्योंकि धन नहीं था। 30-40 वर्ष पहले तक राजनीति भी इतनी पंकील नहीं थी, इतना कजलीदार नहीं था जहाँ लोग फिसल जाते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, ये लोग जो है तीनों क्षेत्र के हमें लूटने लगे और हम शौक से खुशी खुशी लूटते रहे, अपने को लूट जाने देने लगे। तो
हम इन माफियाओं के चंगुल में फंसकर अपने बच्चों का, अपने देश के भविष्य का बर्बादी कर दी, बर्बाद होते हुए जाने दिए। लूटो तुम लोग, उसको जाने दिए लूट करके, हम लुटाते रहे, मूर्ख बनते रहे। 50 वर्ष पहले का जो फिल्में हैं इतनी अश्लील और फुहड़ नहीं बनती थी। क्रिकेटर और नेता इतने अहंकारी नहीं थे। आज तो ये हमारे भगवान बने बैठे हैं। अब आवश्यकता है कि इनको सिर पर से उठाकर पटक देने के लिए ज़मीन पर लाने की ज़रूरत है, ताकि इन्हें अपनी हैसियत का पता चल सके। एक बार उदाहरण दिया गया है कि वियतनाम के राष्ट्रपति हो चिन मिन भारत आए थे। भारतीय मंत्रियों के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग में उन्होंने पूछ दिया कि अच्छा बताइए कि आप लोग करते क्या हैं। मतलब वो थोड़ा सा एक क्लोजनेस बढ़ाना चाह रहे थे, थोड़ा सा व्यक्तिगत बात करना चाह रहे थे कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं। आप तो मंत्री हैं सरकार में, जिस कारण आप हमसे वार्ता कर रहे हैं ये तो पता है, लेकिन क्या व्यक्तिगत लाइफ में आपका कुछ और काम है कि नहीं, ये जानना चाह रहे थे। तो इसलिए उन्होंने पूछा कि आप लोग करते क्या हैं। तो इन लोगों ने क्या कहा कि हम लोग राजनीति करते हैं। अरे भाई, राजनीति कोई काम है कि जिसको करते हैं? तो वो समझ नहीं सके इस बात को, और उन्होंने दोबारा पूछ दिया कि मेरा मतलब है आपका पेशा क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका काम क्या है, ये बताइए, आपका रोजगार क्या है, ये बताइए। फिर भी इन लोगों ने कहा राजनीति ही हमारा पेशा है। अब तो हो चिन मिन तनिक झुंझलाए थोड़ा कि बड़ा अजीब बात है भाई, राजनीति तो एक काम कर देश के लिए है, अपना व्यक्तिगत जीवन क्या है आपका। तो वो बोलते हैं कि शायद आप लोग मेरी बात को समझ नहीं पाए। राजनीति तो मैं भी करता हूँ, मैं भी एक देश का प्रतिनिधि हूँ, आपसे मीटिंग में मिलने आया हूँ, बात करने आया हूँ, तो मैं भी राजनीति करता हूँ जिस तरह से आप कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावे हम और भी कुछ करते हैं। वो क्या कि लेकिन पैसे से मैं किसान हूँ, मेरा व्यक्तिगत काम जो है खेती करना है। हम कृषक हैं, फार्मर हैं, किसान हैं, खेती करता हूँ, खेती से मेरी आजीविका चलती है। और सुबह शाम मैं अपने खेतों में काम करने के लिए जाता हूँ, मजदूरी करता हूँ, हल जोतता हूँ, बीज बोता हूँ, सिंचाई करता हूँ, निराई गुड़ाई करता हूँ, सारा काम खेतों का, किसान का मैं करता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत काम है। और दिन में जो ऑफिस आवर है 10 बजे से 5 बजे, तो इस दिन में राष्ट्रपति के रूप में देश के लिए अपना दायित्व निभाता हूँ। देश की जनता ने मुझे एक काम सौंपा है, तो ये काम मैं दिन के टाइम में करता हूँ। लेकिन सुबह शाम मैं अपना पर्सनल काम जो था उसको छोड़ा नहीं, वो काम करता हूँ। भारतीय प्रतिनिधिमंडल जो थे वो निरुत्तर हो गए। अब इतने साफ साफ शब्दों में समझा रहे हैं कि हम इस बात को कह रहे हैं भाई आपका पैसा क्या है। तो अब इनके पास कोई जवाब ही नहीं था, इसलिए ये चुप हो गए। और उनके पास कोई जवाब नहीं था तो चुप होना ही था। जब हो चिन मिन ने दोबारा फिर बोला चुप होने से काम नहीं होगा, फिर से पूछ लिया, जवाब दीजिए कि आप लोग करते क्या हैं। तो प्रतिनिधिमंडल के जो एक सदस्य थे उन्होंने झेपते हुए कहा कि राजनीति करना ही हम सबों का पेशा है, मतलब दिन रात राजनीति करते हैं, हमको और कोई काम नहीं है। सोच लीजिए राजनीति क्या करते हैं, वो इधर से उधर लड़ाते हैं, इसका उधर शिकायत करते हैं, उसका इधर शिकायत करते हैं, इस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं, किस पार्टी से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ठेका मिलेगा, किससे कितना कमाना है, यही सोचना है, विचारना, यही राजनीति का काम है। कहाँ से चुनाव लड़ना है, कैसे किसको लड़ाना है, कहाँ दंगा फसाद कराना है, किस चोर बदमाश को साथ देना है, सारे गलत काम जो है इसका मैनेजमेंट करना, ये राजनीति का काम हो गया है। स्पष्ट है कि भारतीय नेताओं के पास इसका कोई उत्तर ही नहीं था। और बाद में एक सर्वेक्षण से पता चला कि भारत में 6 लाख से अधिक लोगों की आजीविका, घर जो है चलता है राजनीति से। यही राजनीति करके इधर से उधर, किसी का चमचागिरी करके, किसी का कुछ करके, किसी का लूट करके, पैसा ठेका लेकर के, कोई काम का रोड का ठेका लिया, 5 लाख का रोड बनाना है, 1 लाख 1.5 लाख में बना दिया, 2 लाख अपना रख लिया, 1-2 लाख बांट दिया। इस तरह से जो है बंदर बांट करके पैसे का
बेकार या दुरुपयोग हो जाता है और काम भी सही नहीं होता है, लेकिन अपना घर चलता है, अपनी रोटी से खाता है। तो ये है आजीविका हमारे राजनीतिक लोगों की। आज यह संख्या जो ऐसे लोगों की है वो करोड़ों में पहुंच चुकी है। बहुत सारे ख्वाब लोगों ने देखे हैं। अब कुछ महीनों पहले जब कोरोना से पूरा यूरोप तबाह हो रहा था तो डॉक्टरों को लगातार कई महीनों से थोड़ा सा भी अवकाश नहीं मिल रहा था कि कोरोना से बचना है तो घर में रहना है। भाई सब घर में रहेंगे तो इलाज कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा। मतलब क्या है कि आम सिविलियन के लिए, पब्लिक के लिए ये नोटिस है, ये आदेश है कि आप घर में रहिए, सेफ रहिए। लेकिन डॉक्टरों के लिए क्या है? डॉक्टरों के लिए है कि आप रात दिन पेशेंट का इलाज करिए। तो भाई डॉक्टर भी तो आदमी है, भगवान तो है नहीं, लेकिन उसको इतना लोड, इतना काम। तो अभी जो है ये यूरोप जब पूरा तबाह हो रहा था, डॉक्टरों को रात दिन काम मिल रहा था, छुट्टी नहीं मिल रहा था, तब पुर्तगाल के एक डॉक्टर ने खींच करके कहा था गुस्सा में कि रोनाल्डो के पास जाओ ना, जिसे तुम करोड़ों डॉलर देते हो, मैं तो कुछ $1000 ही पाती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपना पेंशन, सैलरी ये सब इसी पर जीती हूँ। लेकिन जो नेता है जो लाखों करोड़ों रुपया ऐसे ही गबन करते रहते हैं, उनके पास जाओ मदद करने के लिए, मदद मांगने के लिए। मेरे पास क्यों आए? मेरे पास है क्या? मेरा दृढ़ विचार है, ये गुस्सा तो हमारे यहाँ हर पब्लिक में होता है, तो मेरा दृढ़ विचार है कि जिस देश में युवाओं के या छात्रों के आदर्श के रूप में वैज्ञानिक, शोधार्थी, शिक्षा शास्त्री, प्रोफेसर्स ये नहीं होकर के, विद्वान नहीं होकर के अभिनेता आदर्श होंगे, राजनेता आदर्श होंगे, खिलाड़ी आदर्श होंगे, तो उनकी स्वयं की आर्थिक उन्नति भले हो जाए। उन आदर्शों की जिनको हम देखते हैं वो भले कमा करके लखपति, करोड़पति, अरबपति हो जाए, हम क्या होंगे? हम तो कंगाल के ही कंगाल रहेंगे, जो है वो भी बर्बाद कर देंगे और देश की उन्नति इससे कभी नहीं होगी। हम बर्बाद हुए तो हमारे देश का ही नुकसान हुआ ना। हम कुछ करके अपने देश के मान को बढ़ाते हैं, सम्मान को बढ़ाते हैं। अगर हम बेकार हो गए, बर्बाद हो गए, बेरोजगार हो गए, तो हमारे देश की एक क्षति है। हमारे घर में अगर 4 भाई है, चारों भाई अच्छे से सेटल्ड हैं, अच्छा काम कर रहे, कमा रहे हैं, तो वो घर प्रोग्रेसिव कहलाएगा। लेकिन चारों का एक कमा रहा है, 3 बैठ गया, रोजगार नहीं मिला, या आप कुछ स्वरोजगार भी नहीं कर सके, कोई बिजनेस, कोई कला आपके हाथ में नहीं है, तो ऐसे में वो उस घर का हानि होगा। उस घर का जो प्रोग्रेस हो सकता था वो नहीं होगा, यानी समुचित उसका जो विकास हो सकता था वो नहीं हो पाएगा, तो उसकी हानि हुई, क्षति हुई। तो इसी तरह से इस तरह के माहौल में हमारे देश की उन्नति नहीं हो सकेगी। सामाजिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, रणनीतिक रूप से देश पिछड़ा ही रहेगा। हमेशा ऐसे देश की एकता और अखंडता जो है वो भी हमेशा खतरे में रहेगी। मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, दंगा फसाद हो सकता है, बंदर बांट हो सकता है, देश टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस देश में अनावश्यक और अप्रासंगिक क्षेत्र का वर्चस्व बढ़ता रहेगा, जिसकी कोई जरूरी नहीं है, उसका महत्व बढ़ता रहेगा जिस देश में, वह देश दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जाएगा। देश में भ्रष्टाचारी व देशद्रोहियों की संख्या बढ़ती रहेगी। ईमानदार लोग हाशिए पर चले जाएंगे, किनारे चले जाएंगे। राष्ट्रवादी लोग कठिन जीवन जीने को विवश हो जाएंगे, संघर्ष करते रहेंगे, एक दिन दम तोड़ देंगे। जो देश के विकास के लिए काम करते हैं, जो ईमानदार होते हैं, जो सच्चे दिल से काम करते हैं, सेवा करते हैं, वो जीत नहीं पाते, वो हार जाते हैं। उनको लोग नहीं पूछता है, पीछे छोड़ देते हैं, उनको हाशिए पर, किनारे पर चल जाते हैं, गुमनाम ज़िंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं, एक दिन दुनिया छोड़ कर चले जाते हैं। बाद में लोगों को पता लगता है, अनुभव होता है कि बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन समय रहते उसका सदुपयोग नहीं कर पाए, समय रहते उनको हम मौका नहीं दे पाए, इसलिए हमारा देश विकास नहीं कर पाया। मौका किसको मिलता है? मौका उन चोरों को, लुटेरों को मिलता है, और वो लूट करके अपने घर को भर लेते हैं। हमारा कुछ नहीं होता, हम जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। अब सभी क्षेत्रों में कुछ अच्छे व्यक्ति भी हैं, पूरे के पूरे बुरे व्यक्ति हर जगह नहीं हैं, कुछ उसमें गिने चुने व्यक्ति भी हैं। आप चाहे वो
5% हो, 2% हो, लेकिन अच्छे व्यक्ति भी हैं जिनके भरोसे पर देश चलता है, दुनिया चलती है। उनका व्यक्तित्व, अब जो अच्छे व्यक्ति हैं उनका व्यक्तित्व जो है वो मेरे लिए या हमारे लिए हमेशा सम्माननीय रहेगा। उनका सम्मान हम तहे दिल से करेंगे, हमेशा करेंगे। आवश्यकता है कि हम प्रतिभाशाली जो हैं, ईमानदार जो हैं, कर्तव्यनिष्ठ जो हैं, समाज सेवी जो हैं, जुझारू हैं, जो देशभक्त जो हैं, राष्ट्रवादी जो हैं और वीर लोग जो हैं, वीर पुरुष, उनको हम अपना आदर्श बनाएं, अपना आइडियल बनाएं, जिससे कि हम उनके तरह होने का प्रयास करें, उनसे भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित हों। उनको आदर्श बनाने की आवश्यकता है। नाचने गाने वाले, ड्रगिस्ट, गुंडे मवाली, भाई भतीजावाद करने वाले, जातिवाद फैलाने वाले और दुष्ट देशद्रोही जो हैं उनको जलील करने और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से बायकॉट करने की प्रवृत्ति विकसित करनी होगी। इनको बायकॉट करना पड़ेगा, इनको छोड़ना पड़ेगा, इनके महत्व को इग्नोर करना पड़ेगा। इनको हम छोड़ेंगे तभी हम ठीक हो पाएंगे, अपने अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। एक तरफ आप गंदे चीज़ को हाथ में लिए रहेंगे और एक तरफ सोचेंगे कि हमको खुशबू मिले, तो नहीं मिलेगा। गंदगी का ही असर आपके नाक में आएगा। अगर आपको खुशबू चाहिए तो खुशबू ले लेंगे, पता चल गया तो एक हाथ में अगरबत्ती, एक हाथ में गंदगी है, तो आप सोचेंगे खुशबू ही सिर्फ मिले, तो ये भी नहीं होगा। आपको दोनों का एहसास होगा, एक नाक में गंदा जाएगा, एक नाक में अच्छा जाएगा। तो इसलिए अच्छा चाहिए तो इस गंदे को फेंकना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ने की आवश्यकता है। जो देशद्रोही टाइप के हैं, जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए भला नहीं कर पाने वाले लोग हैं, उनको इग्नोर करना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा। यही हमारे लिए, हमारे देश के लिए भला है और भलाई का कदम होगा। और यदि हम ऐसा कर सके तो ठीक है, अन्यथा हमारे देश की अधोगति निश्चित है, हमारे देश का पतन निश्चित है। आप जो है यहाँ पर स्वयं तय करिए कि चाहे वो कोई हीरो हो, कोई राजनेता हो, आप उसको देख करके सोचिए कि उनके जीवन से देश का क्या विकास हुआ है, उनके जीवन से उनको देख करके आपका क्या विकास हुआ है, आपके देश का क्या विकास हुआ है। अगर उसका देश में कोई योगदान है तो ज़रूर उनका मदद करिए, ज़रूर उनको प्रोत्साहन दीजिए। और अगर कोई योगदान नहीं है, देश को लूटने में उन्होंने अपना हाथ बटाया है, अपना जीवन लगाया है, तो फिर आप भी सोच लीजिए कि उनको कैसे किनारे करना है। किनारे करने की आवश्यकता है। उनके कामों को इग्नोर करना पड़ेगा, सराहा नहीं जाएगा। उनके मूवी को, फिल्म को देखना बंद करना होगा, उनके क्रिकेट को देखना छोड़ना होगा, उनके राजनीतिक महत्व को इग्नोर करके चुनाव में हराना होगा। इन सब बातों पर आप सभी विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी विचार के साथ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद और नमस्कार।